हेलो पीपल, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम चैप्टर 2 अंडरस्टैंड करेंगे। ये 9th क्लास का चैप्टर होगा। चैप्टर का नेम है एंडोजेनेटिक मूवमेंट। क्वेश्चन है कि व्हाट इज एंडोजेनेटिक मूवमेंट। लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन एक स्टोरी सुनते हैं। नॉट एग्जैक्टली अ स्टोरी, बट कैसे एक अर्थक्वेक आया था नेपाल में और उसने कितनी तबाही मचाई। एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, इसके अंदर 1500 से भी ऊपर लोगों की डेथ हुई थी। ये तो ऑफिशियल फिगर है, डेथ तो ज़्यादा ही होती है इस कंपेरेटिवली दैट। ये जो अर्थक्वेक था ये 7.5 रिक्टर स्केल का था। अब रिक्टर स्केल कैसा होता है? रिक्टर स्केल ऐसा नहीं होता कि सिंपली एक एक करके बढ़ता है। जब भी किसी अर्थक्वेक का, अगर मान लो मेरे रिक्टर स्केल 7 है, तो रिक्टर स्केल 8 जो होगा वो 7 से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तब वो रिक्टर स्केल 8 पे जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से रिक्टर स्केल पे नंबरिंग होती है। तो रिक्टर स्केल 7.9 था इसका। और नेपाल जो है हिमालय में है, और हिमालय में होने की वजह से उसका टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, तो बहुत हाई अमाउंट पे लैंडस्लाइड्स हुए। अब अर्थक्वेक के जाने के बाद भी ना बहुत सारे आफ्टर शॉक्स आते रहते, छोटे छोटे झटके आते रहते हैं, और उससे भी नेपाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल को ही इसके अंदर नुकसान हुआ या उसी को अर्थक्वेक फील हुआ। इंडिया में बहुत सारे हिस्से ऐसे थे, चाइना था, भूटान था, बांग्लादेश था, इन सब जगह पे इस तरह के भूकंप हमको नोटिस में आए थे। अब इस अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो था लांजुंग में। ये 80 किलोमीटर दूर है काठमांडू से। काठमांडू नेपाल का कैपिटल है, उससे 80 किलोमीटर की दूरी पे है ये, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। आपको पता ही होगा कि जो बिहार है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है नेपाल से, जिसकी वजह से इस जगह भी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। अब अर्थक्वेक भी बहुत सारे टाइप का होता है। एक प्लूटोनिक अर्थक्वेक होता है, एकदम मतलब एकदम डीप से होता है। अब अर्थ कैसे बनी हुई है, उसके अंदर का बेसिकली वेरियस फीचर क्या है, उसका शेप कैसा है, ये मैं सब आगे आपको लेक्चर में डिटेल में अंडरस्टैंड कराऊंगा। उसके लिए टेंशन मत लेना। फॉर द टाइम बिंग जितनी बातें मैं बता रहा हूँ खाली उसको समझने की कोशिश करो। तो ये वाला जो अर्थक्वेक था ये काफ़ी शैलो था, मतलब ज़मीन से ओनली 11 किलोमीटर नीचे ही इसका ओरिजिन हुआ था। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं ना, ये वन ऑफ द मोस्ट डिजास्ट्रस वन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आफ्टर शॉक आया, तो आफ्टर जो शॉक था उसका भी रिक्टर स्केल में नंबरिंग 6.6 रिक्टर स्केल का था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट पे था। उसके बाद 17 और बड़े झटके आए, 2 बड़े ट्यूमर्स आए, ट्रिमर्स मतलब, सॉरी। और ड्यूरेशन जो इसकी थी वो 30 सेकेंड की थी और 2 मिनट की थी, मतलब 30 सेकेंड से लेके 2 मिनट के बीच का जो इंटरवल था। कंट्री कौन सी थी यहाँ पे मेंशन है। और 22 स्टेट जो थे इंडिया में, उनको फील हुआ कि हाँ भाई अर्थक्वेक आया है। ठीक है, तो आप इमेजिन करो नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया है, तो इतनी स्ट्रांग अर्थक्वेक था कि उस अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी, वो आपको 22 स्टेट्स इंडिया में फील होती है। मतलब इंडिया में कितने स्टेट्स? बिफोर अक्टूबर 2019 इंडिया में देर वर 29 स्टेट्स। करंटली देर आर 27 स्टेट्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कारण क्या था, कितनी कैजुअलिटी हुई, कितने अमाउंट का अर्थक्वेक था, कितने डेप्थ पे आया था, ये सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़े उसी को पूछा गया है। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होता है ये मैं पहले बता देता हूँ, उससे पहले मैं अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है वो समझा देता हूँ। अब ये देखिए, ये है अर्थ। अब अर्थ के अंदर ना बहुत सारे लेयर हुए हैं, बहुत सारे पार्ट्स में बाइफर्केटेड है। ठीक है, ये वैसे मैं आगे आपको पढ़ाने वाला था, बट यहाँ पे आप देख लीजिए। अर्थ का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट, और उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। जो ये हल्की सी ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, बस उस पर ध्यान दीजिए, ये पार्ट पे। उसके बाद में जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेंटल। ये जो आप ये वाले कलर में देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में ये ऑरेंज कलर जो है उसको कहा जाता है आउटर कोर, और जो अंदर वाला पार्ट है उससे कहा जाता है इनर कोर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये इमेज पे फोकस करिए, हमने अर्थ को अब कट किए। ठीक है, डिस्टेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके काम का नहीं है। अब अर्थ का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, क्रस्ट है, देन वी हैव मेंटल, देन वी आर आउटर कोर, और फिर है इनर कोर। आउटर जो क्रस्ट है ना,
वो बहुत पतली सी लेयर है और उसी के ऊपर ये बड़े बड़े माउंटेन ओशन सब हुए हैं। ठीक है, वो इमेज में आपने जो देखे यार, ये जो पतली सी ब्लू कलर की लाइन आउटर दिख रही है, इसी पे सारे माउंटेन हैं, ओशंस हैं, जितने भी पार्ट हैं, ये पतली सी खाली ब्लू की लाइन जो है ना, उतने पे ही सब एंड हो जाता है। अब ये पूरा माउंटेन उसी पे बेस्ड है। उसकी जो डेप्थ ऐसी मानी जाती है, इट्स 100 किलोमीटर्स। फिर आप नीचे और ज़मीन के नीचे ट्रैवल करोगे तो आपको मिलेगा मैंटल। मैंटल क्या होता है? लिक्विड मैग्मा होता है। जब भी कभी वॉल्केनो इरप्शन होता है तो यहाँ पे जो मैग्मा होता है, यानी पिघली हुई ज़मीन होती है, मेटल्स होते हैं, वही एरप्ट होके बाहर निकल जाते हैं, उसे हम कहते हैं मैंटल। ठीक है, बाकी आपके काम का नहीं है। उसके बाद में ये जो आउटर पार्ट है, द स्क्रीमिश पार्ट, उसको कहा जाता है आउटर कोर। ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर करके एक स्पीयर है अर्थ के बाहर, जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे लेटर ऑन, वो इसी से बनता है। उसके नीचे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कोर, इसी कोर की तरफ सब कुछ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ओके। तो अब आपको शायद से समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे आप ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इमेज को देख सकते हो। इस पे पूरा लैंड बसा हुआ है और ये क्रस्ट पे है। ठीक है, बाकी आपके काम का नहीं है, धीरे धीरे आप नीचे ट्रैवल करोगे तो देन यू कम टू द कोर। इस तरह से अर्थ बाइफिकेटेड है। तो जो नेपाल वाला अर्थक्वेक था ना, वो ये क्रस्ट जो है, ये यहाँ से लेके, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस लाइन से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, दैट इज 100 किलोमीटर्स। अब उसमें ही ये वाला जो रीजन है, समवेयर अराउंड द डेप्थ ऑफ मरियाना ट्रेंच, उस डेप्थ में ही वो अर्थक्वेक आया था। वही अर्थक्वेक से जो डिस्ट्रक्शन है कॉज हुआ था। जब अर्थक्वेक बहुत डीप हो तो वो प्लूटोनिक हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा ऊपर हो, क्रस्ट एरिया में हो, या ये मेंटल में ओरिजिन हो, तब इन दैट केस उसको हम कहते हैं शैलो अर्थक्वेक। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे, बट फॉर द टाइमिंग इतना अच्छे से समझ लो। अब बहुत सारे इवेंट हैं ऐसे जो अर्थ के मूवमेंट से होते हैं। यहाँ तक कि जैसे हम एक कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया, ये एक कॉन्टिनेंट पे बेस्ड है, इसका नाम है एशिया। अब ये एशियाटिक कॉन्टिनेंट पे है, तो आपको पता ही होगा कि जिस जो ये कॉन्टिनेंट है, ये मैग्मा के ऊपर फ्लोट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो फ्लोटिंग हो रही है, तो आप ये पूरा क्रिएशन का काम भी उसने किया है, डिस्ट्रक्शन भी करता है। अब ये जो थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है ना, ये जो इसी मूवमेंट की वजह से फॉर्मेशन होता है, शॉक्स जनरेट होती हैं, और वही शॉक कहा जाता है अर्थक्वेक। हिंदी में कहा जाता है भूकंप। इन द सेंस वाइब्रेशन होता है, कंप का मतलब होता है वाइब्रेशन होना, हल्का सा ज़मीन जो है काँप जाती है। ओके, अब यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस होता है। यहाँ पे एक बुक का एग्जांपल देके बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझाया गया है। मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे। अब होता क्या है, ये जो बुक है, ये वाली बुक को ये पर्सन जो है ये खींच लेगा, लेकिन जैसे ही खींचेगा तो कोई चीज़ गिरेगी और उससे एक शॉक जनरेट होगा। ठीक है, वो चीज़ वो हिल जाएगी और उससे एक शॉक जनरेट होगा। उससे जब एक शॉक जनरेट होगा तो ये जो ऊपर की सामान है वो गिर जाएगी। ठीक है, आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि अगर आपके घर पे कोई सामान है, कोई ऐसी एक प्लेट है या ट्रे है, उसमें एक ग्लास पानी रखो आप भर के। ठीक है, अब उस ट्रे को रखने के बाद उसके पर ग्लास का पानी रख दो और उस ट्रे को नीचे से पुश करो हल्का सा। आप नोटिस करेंगे जैसे ही आप उस ट्रे को थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, वो अंदर रखा हुआ जो पानी होगा वो गिर जाएगा, स्पिल हो जाएगा बाहर। वाई? बिकॉज अ सडन मूवमेंट जनरेट अ काइंड ऑफ अ शॉक, जो कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट को गिरा देता है। ठीक है, जो कि उस शॉक को बर्दाश्त ना कर पाए। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ ये पार्ट। आगे देख, यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होगे, चौक, इरेजर, शार्पनर, जो भी चीज़ इसके ऊपर रखी हुई थी, ये इमेज में उन्होंने खींचा, और ये इमेज में हम नोटिस करेंगे जो ये ऑलरेडी स्टैंडिंग पोजीशन पे था, ये स्लीपिंग पोजीशन पे आ गया, यानी गिर गया वो। इन दिस स्ट्रक्चर ये पर्सन बुक को नहीं खींचता है, बस थोड़ा सा पुश करता है। जो मैंने आपको ट्रे का एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल यहाँ पे फिट होता है। या फिर आप सिर्फ टेबल को, जो नीचे टेबल है, उसको भी हल्का सा हिला दोगे, या फिर आप पुश कर दोगे, तो जो वाइब्रेशन जनरेट होगी तो सामान गिर जाएगी। ठीक है, अब जो अर्थक्वेक और वॉल्केनो होता है, वो क्यों होता है? इसका सबसे प्राइम कारण है कि जो अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है, यानी स्टेबल नहीं है। अब ये इनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होता है तो वो आके आउटर क्रस्ट पे हिट करता है, एंड फाइनली आउटकम होता है कि हमको एक वाइब्रेशन मिलता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं या अर्थक्वेक कहते हैं। अगर ये किसी वॉल्केनो के वेंट के बाहर हो तो इससे वॉल्केनो इरप्शन होता है,
यही समटाइम सुनामी का भी कारण बनती है। ठीक है, अगर समुद्र के अंदर हो जाए तो ये सुनामी हो जाती है। अब ये जो जनरल मूवमेंट है ये होता क्यों है? अर्थ के अंदर ना बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, ठीक है, जो हमें अर्थ पे मिलते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये सारे एलिमेंट कहाँ से मिले? अर्थ के क्रस्ट से मिले ना। हमने माइनिंग किया है और उससे हमको मिला, तो ये हमारा जो मेंटल है उसमें भरपूर अमाउंट पे है। तो जब इनका रिएक्शन होता है या इनके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और वो एनर्जी अब रिलीज होने वाली है, तो इन दैट केस होता क्या है, हमको एक एनर्जी फील होती है एंड वही होती है अर्थक्वेक। अब जो एनर्जी वेव है वो ट्रैवल करती है। अब पहले वो मेंटल में थी, मेंटल में आपको बता चुका हूँ वो लिक्विड लेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, तो उसका जो ये ऊपर वाला रेड वाला लाइन है ना, दैट इज योर क्रस्ट। उसके बाद में एक और लाइन आता है, और ये जो वाइट हिस्सा दोनों के बीच में देख रहे हो ये आपका मेंटल है, लिक्विड लावा। इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है एंड फाइनली आउटकम क्या होता है, वो क्रस्ट को हिट कर देती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है वो एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए ये वॉल्केनो एरप्शन हो रहा है, ठीक है, बिकॉज नीचे जो है मूवमेंट हो रही है। अब इसका एक कारण है, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे कि कैसे हो रहा है, आपको सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया है कि क्या क्या चीज़ें ये क्रिएट कर सकता है। अब जो इंटरनल मूवमेंट होता है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मान लो कोई भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है, वेलोसिटी उसकी बहुत स्लो है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। सडन मूवमेंट होगा तो होगा अर्थक्वेक आएगा, वॉल्केनो होगा, सुनामी आ जाएगी। अब डायरेक्शन क्या होता है, देखो कभी कभी जो अर्थ है ये दो मास बना देता हूँ, ये दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। अब ये जो है इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, अब और ये जो है इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो ये दोनों कोलाइड होंगे एक जगह आके, यहाँ पे आकर कोलाइड हो जाएंगे। कोलाइड होने का मतलब है टकरा जाएंगे। अब टकरा जाएंगे तो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, वो डैमेज करेगी। लेकिन मान लो ये अब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, लेकिन अभी कोई चीज़ पानी के अंदर है, लेकिन नीचे से उसको फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, और ये चीज़ पहले पिक्चर में क्या थी, पानी के अंदर थी, लेकिन दूसरे पिक्चर में क्या होगी, अब ये जो लेयर है पानी का उसके ऊपर आ जाएगी, एक नया आइलैंड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको कहते हैं एमर्जेंस ऑफ माउंटेन। या हो सकता है कोई आइलैंड है और वो अब उसके नीचे कोई मूवमेंट हो और ये आइलैंड ज़मीन के अंदर चला जाए, तो इसको कहते हैं सबमर्जेंस, ठीक है। ये दो शब्द याद रखना। लैंडफॉर्म क्या क्या क्रिएट करते हैं, कॉन्टिनेंट बनाते हैं, बिल्डिंग्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग का काम करते हैं, प्लेटू बनाते हैं, हाईलैंड्स बनाते हैं। प्लेटू एंड हाईलैंड क्या होता है, देखो नीचे से फोर्स लगेगा। ये पहला पिक्चर, दो पिक्चर बताता हूँ मैं। पहला पिक्चर में क्या होता है, ये सिंपल सी ज़मीन है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, नीचे से ना एक फोर्स लग रही है, ये फोर्स उसको पुश कर रही है, तो थोड़े दिन तक रहेगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद ये चीज़ है ना ऐसे उठने लग जाएगी, ये उठ गई। कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ दिन, अब इसके बाद में कंटिन्यू यहाँ पे हो रहा है। अब कुछ दिन और ऐसे चलता रहा तो होगा क्या, इस तरह से, और ये ऊपर हो जाएगा और ये एक हाईलैंड या माउंटेन बन जाएगा। तो फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। हमारा हिमालय भी कुछ इसी तरीके से बना है। कंप्रेशन देखो, मैं भी आपको थोड़े समय पहले बताया था, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेशन फोर्स। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जब आप पेपर आपके घर, आपके पास अगर प्लेन पेपर अभी हो, तो उस पेपर के दोनों एंड पे अपने हाथ रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, और उसको नज़दीक में पुश करिए, पेपर पे टेबल पे रख के उसको नज़दीक में पुश करिए। जैसे ही आप पुश करेंगे बीच में बल्ज हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे राइज हो जाएगा वो। यही सेम होता है जब दो कॉन्टिनेंट टकराते हैं, और इससे बनता है ये जो पेपर में बल्ज आया है, ऐसे ये एक्चुअल में ये माउंटेन बन जाता है। हमारा हिमालय बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, और हिमालय जो है वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ये जो फोल्डिंग है ना, इसी की वजह से उसको कहा जाता है फोल्ड माउंटेन। अब जब मूवमेंट स्लो होगा तो उससे होगा फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन कॉन्टिनेंट, और जब फास्ट होगा तो उससे होगा अर्थक्वेक। यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे देखिए, इफेक्ट क्या है, डायरेक्शन कौन सी तरफ फ्लो कर रहा है। अब ये जब एक दूसरे की तरफ फ्लो करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर लैप हो जाएंगे, मतलब ओवरलैप कर लेंगे, और उससे होगा फोल्डिंग। ये देख रहे हो आप इमेज में, जो मैंने अभी जस्ट आपको बोला वही सेम चीज़ यहाँ पे की गई है। उसने
एक पेपर लिया है और उस पेपर को दोनों तरफ से पुश करा, बीच में एक बल्ज हो जाएगा। ये जो बल्ज हुआ है इसी को कहा जाता है फोल्ड। तो यहाँ पे बिल्कुल इसका इफेक्ट होगा कि फोल्ड माउंटेन बनेगा। अब एक होता है कि ये एक आइलैंड था, अब इसको ना नीचे से दो अलग अलग फोर्स लग रही है कि एक फोर्स इस तरफ बुला रही है, एक फोर्स इस तरफ बुला रही है। तो होगा कि ये आइलैंड के बीच में ना ऐसे क्रैक आ जाएगा, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। इसको कहा जाता है टेंशनल फोर्सेस। और बीच में ना ऐसे दरार बन जाती है, उस दरार को कहा जाता है फॉल्ट। ठीक है, ठीक है, दिस इज कंप्रेशनल फोर्सेस, कंप्रेशन होता है। और जब ये अलग अलग जाते हैं तो उसको कहा जाता है टेंशनल फोर्सेस। फोल्ड माउंटेन। अब तक हम लोग फोल्ड माउंटेन के बारे में इतना समझ चुके हैं कि फोल्ड माउंटेन क्या होता है। जब दो फोर्सेस, एक होता है मान लीजिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं कि फोर्स ए यहाँ से लग रहा है, एक कॉन्टिनेंट यहाँ मूव कर रहा है और ये कॉन्टिनेंट यहाँ से मूव कर रहा है। दिस टू कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर जहाँ ये कोलाइड होंगे, एक जगह जाके टकराएंगे ना कभी तो वहाँ पे बनता है हमारा फोल्ड माउंटेन। ठीक है, हमने वो पेपर वाले एग्जाम्पल से भी इस चीज़ को समझे थे। अब फोल्ड माउंटेन जो है इसका फॉर्मेशन हो गया, तो उसमें क्या फॉर्मेशन में क्या चीज़ यूज़ होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। देखो दो मूवमेंट होते हैं, जैसे आप बचपन में अब तक पढ़े होंगे, अब तक जितनी भी क्लासेस हुई उसमें आपने समझा होगा कि एक होती है स्टैंडिंग लाइन जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, एक होती है स्लीपिंग लाइन जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इट्स अ स्लीपिंग मोमेंट, राइट ना, दोनों प्लेट। अगर वही चीज़, अगर जो मोमेंट है वो लेफ्ट या राइट की जगह अप या डाउन होने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ लेफ्ट एंड दिस इज़ राइट, अब ये मूवमेंट ऐसी हो रही थी बराबर। अब ये मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हो तो उससे दूसरे तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। अब जितना अमाउंट का प्रेशर उस पर लगेगा उतना बड़ा माउंटेन वहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक, हिमालय हुआ, अरावली हुआ। अरावली देखो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में से एक है। अभी कैसा है, माउंटेन का भी एक प्रोसेस होता है। जैसे माउंटेन शुरू में ना ऐसे दो दो प्लेट्स आएंगी, टकराएंगी और एक माउंटेन बना देंगी। लेकिन अब धीरे धीरे ना बहुत सारा एरोजनल प्रोसेस होता है जिसको हम लेटर ऑन आपकी जो भी क्लास चली रही आगे फ्यूचर लेक्चर जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को पढ़ेंगे। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इरोजन होता है। तो यहाँ पे माउंटेन को वो हिट करते हैं। जब वो माउंटेन को हिट करते हैं तो माउंटेन के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को वो बना के उड़ा देते हैं। ठीक है, अब पानी होता है, हवा होता है, ठीक है, तो उससे इरोजन होता है। तो अरावली का भी ऐसी इसी तरह हुआ। हिमालय का भी कई लाखों साल बाद शायद यही सिचुएशन होगी जो अरावली की है। यूएसए में एक माउंटेन, इसका नाम है रॉकीज। साउथ अमेरिका में है, इसका नाम है एंडीज। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सब एक फोल्ड माउंटेन है। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा एक माउंटेन का हमने पिक्चर लिया। यहाँ पे प्लेट 1 है, प्लेट 2 है। ठीक है, प्लेट 1 जो है प्लेट 2 की तरफ मूव हो रही है, बीच में सी है। ठीक है, अब दोनों जब एक दूसरे के मूव होगी तो बीच में देखो यहाँ पे ना चेंजेस आना चालू हो रहा है। देखो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। अब यही चेंजेस लेटर ऑन स्टेज में क्या होगा, यही चेंजेस का आउटकम ये होगा कि इससे बन जाएगा माउंटेन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हिमालय जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इमेज में दिखाने की कोशिश की है। विल सी इन दिस स्पेसिफिक थिंग को हम लोग एक बड़े मैप में देख लेंगे। अब ये फोल्ड माउंटेन इतने बड़े होते हैं कि आप कह सकते हो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेस कहाँ पे है, हिमालय में है। हिमालय में कहाँ पे, यहाँ पे एक जगह है नेपाल, नेपाल में है। नेपाल और तिब्बत में शेयर करता है माउंट एवरेस्ट नाम का एक माउंटेन, एग्जैक्टली यहाँ पे फॉल होता है जहाँ पे मैंने रेड कलर का डॉट बनाया। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा इंडिया में जिसका नाम है K2। थर्ड आता है, थर्ड भी इंडिया में ही है, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कंचनजंगा और वो सिक्किम में है। ओके गाइस, सो दिस इज़ अवर अर्थ। और अर्थ पे हम लोग इंडिया में आएंगे, इंडिया में आएंगे तो उसके नदन पार्ट में हमको मिलेगा हिमालयन रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी बड़ी रेंज है हिमालय की। इट स्टार्ट फ्रॉम हियर, अफ़गानिस्तान के रीजन से थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। इतना बड़ा रेंज आपका जो है पूरा हिमालय है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो वील गेट आवर हाईएस्ट पीक जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सो दिस इज़ माउंट एवरेस्ट, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अब देखो हमारा जो हाईएस्ट पीक है ना उसका नाम है K2 जो कि फॉल यहाँ पे करता है इंडिया के नदर मोस्ट पार्ट। ठीक है,
पहले तो ये जम्मू कश्मीर स्टेट में लाई करता था, अब तो यूनियन टेरिटरी हो चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कंचनजंगा मिलेगा, जो कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी। इंडिया का हाईएस्ट पीक जो है वो है हमारा K2, माउंट K2, या तो माउंट गुडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। अब जो थर्ड हाईएस्ट पीक है वो लाई करती है यहाँ सिक्किम में। ठीक है, आप सिक्किम के पास आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंचनजंगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बताना था। ओके, सो सिक्किम और यहाँ पे है आपका कंचनजंगा। ठीक है, अब जो ये हिमालय है, इसके अगर हम लोग लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं तो ईस्ट से वेस्ट जो है इसका बेसिकली ये 2400 किलोमीटर्स के आसपास है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ टू साउथ, देन ये कुछ जगह पे 160 किलोमीटर्स है, कुछ जगह पे 400 किलोमीटर है। बेसिकली ये जगह जो है यहाँ पे 400 किलोमीटर्स है, और हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो यहाँ पे 160 किलोमीटर्स के आसपास ये फॉल होता है। अब जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, टेंशनल फोर्सेस क्या होती हैं, जब दो अलग अलग जगह यानी दो अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स अप्लाई करो तो बीच में से इस तरह, जैसे ये पेपर फट गया उसी तरीके से जब कोई बड़ा सा कॉन्टिनेंट मूव होता है तो बीच में क्रैक आ जाता है। ठीक है, उसको फॉल्ट कहा जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा ब्लॉक माउंटेन। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जैसे बताया, ये वाला जो मूवमेंट है, मतलब ये जो प्लेट है दो अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्लीपिंग लाइन जैसी, ऐसे और ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उस मूवमेंट को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। और इसके वजह से एक टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है, लाइक दिस एक टेंशन क्रिएट होता है। और टेंशन क्रिएट होने से आउटकम क्या होता है, टेंशन क्रिएट होने से दोनों अलग अलग जगह जाते हैं और बीच में क्रिएशन होता है एक फॉल्ट का। अब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो दो फॉल्ट्स के बीच में, अब फॉल्ट हमको पता चलेगा कि नीचे एक ज़मीन जो है उसके बीच में इस तरह का गैप बन जाता है ऐसे। अब जब ऐसी दो पार्ट्स के बीच में कोई ऐसी ज़मीन है जो थोड़ी सी अपलिफ्टेड है, ठीक है, होता क्या है कि ये दोनों ज़मीन जो है ये नीचे गिर गई है, बट इसके प्रेशर से ये वाली जो बीच का पार्ट है ये राइज अप हो गया है, और इससे क्रिएट होता है एक टेबल जैसे, मतलब इस तरह से दिखेगा ये आपको। ये जो पार्ट है ये एक ब्लॉक जैसा है, इसको टेबल माउंटेन भी कहा जाता है और ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है। ये इस तरह से एक माउंटेन क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, और इसको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, यू कैन सी हियर व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट is lifted, it is known as block mountain या look like a block mountain। अब ऐसे ऐसे माउंटेन का जो ऊपर का हिस्सा होता है ये फ्लैट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पीक नहीं होती है, और इनका जो स्लोप होता है वो बहुत स्टीप होता है। बिकॉज देखो ये माउंटेन कैसे होते हैं, ऐसे करके उठ गए, तो ये जो साइड का एंड है यानी जो इसका एज है वो काफ़ी ऐसे नहीं है ना, धीरे धीरे राइज हो रहा है, ये एकदम एक्यूट एंगल पे है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो यही बताने का कोशिश हो रहा है इस बुक के अंदर कि ब्लॉक माउंटेन कैसे होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है यूरोप में, वो इट इज़ अ ब्लॉक माउंटेन। मेघालय प्लाटो जो इंडिया में है, इट इज़ अ ब्लैक माउंटेन। ठीक है, सिमिलर में फॉर्मेशन हुआ है। अब चेक कर लेते हैं हम लोग। अभी ये तो बात रही कंप्रेशनल फोर्सेस की, मतलब जब यहाँ से भी फोर्स लगता है और यहाँ से भी फोर्स लगता है, मतलब यहाँ पे देखो इमेज में तो बनाया नहीं है इन्होंने, आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। अब यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा है। अब देखो हमने पढ़े थे, कंफ्यूज मत होना, ये वाला पार्ट जो है अलग कॉन्टिनेंट है और ये वाला अलग कॉन्टिनेंट, जब ये टकराते हैं तब बनता है फोल्ड माउंटेन। लेकिन मान लो कि यही जो एक सिंगल पार्ट है इसमें ही दो अलग फोर्सेस लग रही हैं एक दूसरे की तरफ, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जो ये बीच वाला पार्ट है ये ज़्यादा हार्ड होता है। अब ये एज्यूम कर लेना, यहाँ पे ये ड्राइंग हुई है, अब ये सिंगल पार्ट है, अब ये दोनों तरफ से कंप्रेशनल फोर्स लग रही है, तो ये जो बीच का कड़क पार्ट होता है ये ऊपर उड़ जाता है एंड इससे ब्लॉक माउंटेन बनता है। लेकिन टेंशनल फोर्सेस से भी ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अकेला लैंड मास है और इसका जो बीच वाला पार्ट है इस पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो इस तरफ मूव होना चाहता है, ये वाला पार्ट इस तरफ मूव होना चाहता है। जब ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे देखो ये इस तरफ मूव हो रहा है और ये इस तरफ मूव हो रहा है, अब इन लोग के मूवमेंट से इसका जो सपोर्ट था ये खत्म हो जाता है और ये होता है नीचे चला जाता है। ठीक है, ऐसे केस में भी रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, जब ऐसा टेंशनल फोर्स लगता है तब क्रिएट होता है रिफ्ट वैली। ठीक है, समझ में आ रहा है, जब ये चीज़ ऊपर उड़ जाएगी तब ये ब्लॉक माउंटेन बना देगी, जब यही सेम चीज़ नीचे चले जाएगी तो रिफ्ट वैली बना देगी। एक बहुत ही बड़ा रिफ्ट वैली है अफ्रीकन रिफ्ट वैली।
अब देखिए ये एक तरह का रिफ्ट वैली का एग्जांपल है। होता क्या है, ये जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा है, नीचे ना दो अलग फोर्सेस लग रही, एक फोर्स इस तरफ जाने को फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स का इस तरफ अप्लीकेशन हो रहा है, जिससे हो क्या रहा है, ये बीच का हिस्सा जो है ये अलग हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि रिफ्ट वैली सिर्फ ज़मीन के ऊपर बनती है, समुद्र के अंदर भी बनती है वो चीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखते हैं तो ये नर्मदा रिवर है, देखो यहाँ से ओरिजिन होती है अमरकंटक से और फिर ओरिजिन होकर यहाँ से फ्लो करती है। अब इस तरह का कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट करती है, बीच में नर्मदा रिवर ये फ्लो हो रही है। अब ये वाला रीजन जो है, ये वाला जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, राइट साइड में ट्रैवल करना चाहता है, और जो ये लेफ्ट वाला साइड है ये लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करना चाह रहा है। तो बीच में हो क्या रहा है, बीच में इस तरह का क्रैक जनरेट हो गया है और वो ज़मीन कंपेरेटिवली नीचे हो चुकी है। अब इसके वजह से हो क्या रहा है, वो जगह रिफ्ट वैली यानी एक तरह का फॉल्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। कुछ एग्जांपल जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, फिर उसके बाद में राइन करके एक रिवर जर्मनी के आसपास फ्लो करती है, जर्मनी यूरोप में आता है, वहाँ पे है एक। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, जिसको कहा जाता है एपीरियोजेनिक या कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। देखो दो टर्म होता है, एक एपीरियोजेनिक आएगा, एक होता है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग, एपीरियोजेनिक का मतलब होता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। अब माउंटेन कैसे वर्टिकल मूव होते हैं ना, माउंटेन कैसे ऊपर की तरफ बनते हैं, ऐसे करके बनेंगे राइट, और कॉन्टिनेंट कैसे फ्लैट हॉरिजॉन्टल। तो आप समझ लेना कि जो एपीरियोजेनिक है उसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और एक शब्द आएगा आगे ओरोजेनिक, उसका मतलब होता है वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। अब ये एपीरियोजेनिक जो फोर्स है या जो मूवमेंट है ये बहुत स्लो होता है और ये अर्थ के सेंटर से हो, अर्थ के क्रस्ट की तरफ, मतलब सेंटर से क्रस्ट की तरफ जो मूवमेंट होता है एनर्जी का। अब ये जो मूवमेंट होता है बहुत वास्ट होता है, जिसकी वजह से जो नीचे का क्रस्ट है वो अपलिफ्ट हो जाता है या फिर ज़मीन के नीचे चला जाता है। जब ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है तो समुद्र के अंदर जो भी ज़मीन जो लैंड होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो वो बन जाएगा आइलैंड। बहुत सारे अमाउंट के प्लाटूज बने हैं इसी मूवमेंट की वजह से। जब कोई ऐसा माउंटेन है या कोई आइलैंड है और एपिरोजेनिक फोर्स लगती है तो ये माउंटेन धंस जाता है नीचे, और जो समुद्र है उसके लेयर में पहुंच जाता है, उसकी लेयरिंग जैसा हो जाता है, तो उसको कहा जाता है सी बेड। सी बेड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉन्टिनेंट है, फिर यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, कोस्ट आएगा, और फिर यहाँ पे आएगा आपका ये जो नीचे का सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट है, उसको कहा जाता है सी बेड। तो कभी यहाँ पे अगर कोई आइलैंड हुआ होगा तो फोर्स नीचे लगेगी और ये इस लेयर पे आ जाएगा और सी बेड का पार्ट बन जाएगा। तो इट इज़ क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। लेकिन जब ये स्लो होती है तब ये कंस्ट्रक्टिव होती है, कॉन्टिनेंट बनते हैं। लेकिन अगर ये फास्ट हो तो या सडन हो तो इसको डिस्ट्रक्टिव कहा जाता है। अभी कुछ टाइम पहले आपने जो वीडियो देखे थे नेपाल का, उसके अंदर आपको पता चला होगा कि सडन मूवमेंट से किस तरह से अर्थक्वेक कॉज हुआ। यानी फॉरेस्ट 2-3 सेकेंड पहले लोगों को पता भी नहीं था वहाँ कुछ हो रहा है, और सडनली एक अर्थक्वेक आता है एंड डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। विद इन अ स्पैन ऑफ 5-10 सेकेंड सारी बिल्डिंग कोलैप्स होना चालू हो जाती हैं। अब अर्थ का मतलब होता है ज़मीन, एंड क्वेक का मतलब होता है ट्रम्बल करना यानी कांपना। अर्थ के मूवमेंट, अर्थ का अर्थक्वेक जो होता है नीचे से वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो है काइंड ऑफ एनर्जी है ना, वो हमको हिट करती है और ऊपर की जितनी भी चीज़ है वो गिरने लग जाती हैं। ये चैप्टर की शुरुआत में हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे। अब अर्थक्वेक और वॉल्केनो इरप्शन जो होता है अर्थ के इंटीरियर से होता है, और ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं आपको अगर कहना है सडन मूवमेंट का। तो अब अर्थक्वेक और वॉल्केनो इरप्शन से सुनामीज भी क्या कॉज होती हैं। अब यहाँ पे मैंने वीडियो डाला है तो उसमें चेक करिए, देखिए पहले केस में क्या होता है, ज़मीन के अपलिफ्ट होती है, थोड़ी सी ज़मीन अपलिफ्ट होती है तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है और ऊपर देखिए एक बल्ज बन रहा है और उस सुनामी का कॉज कर रही है। अब अगर इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा तो इस तरह से कोई भी टेक्टोनिक मूवमेंट, इस जो मूवमेंट होता है ना जिसमें प्लेट मूव होता है, उस प्लेट को हम कहते हैं, या पूरे मूवमेंट को हम कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो जिसमें हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं उसको कहते हैं। अर्थक्वेक के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे अर्थक्वेक आता है। पहला, या अर्थक्वेक मूवमेंट्स होगा। मूवमेंट मतलब ये प्लेट यहाँ जा रही है, ये प्लेट यहाँ जा रही है और मूवमेंट हो गया। कोलाइड होता है, जब एक दूसरे से ये प्लेट टकराता है तब अर्थक्वेक हो जाता है।
अब कैसा होता है ना, कभी कभी एक प्लेट ऐसे मूव हो रहा है जब नॉर्मली कंप्रेशनल फोर्सेस के दौरान, और दूसरा प्लेट भी ना इस तरह मूव हो रहा है। अब ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर ना लाए हो जाते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है ओवरलैपिंग ऑफ प्लेट। एक प्लेट ऊपर हो जाता है, एक प्लेट नीचे हो जाता है, अबव एंड बिलो। उसके साथ में फ्रैक्चर जब होता है, मतलब मान लीजिए आप लोग में से अगर किसी ने ड्वेन जॉनसन की मूवी देखी होगी, सैन फ्रांसिस्को करके थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो जो जगह है उस पर एक क्रैक पे बसी हुई है। अब क्रैक जो होता है ना, आप इसको ऐसे समझो, ये प्लेट है, हमने पढ़े थे प्लेट के बीच में क्रैक कैसे बनता है, जब एक प्लेट यहाँ जाती है और एक प्लेट, मतलब एक ही प्लेट है, मूवमेंट दोनों का अलग अलग तरफ होता है, तो बीच में जो है ना इस तरह से क्रैक फॉर्मेशन हो जाता है, और यही जो क्रैक होता है इसी को फॉल्ट कहते हैं हम। तो जब ऐसा कुछ होता है तब भी तो हल्का बहुत मूवमेंट होगा ना, तब भी अर्थक्वेक आता है। या फिर जब कोई वॉल्केनो एरप्ट हो। अब यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रहा है, दिस इज़ अ इमेज ऑफ अ सेसिमोग्राम। सेसिमो देखो, जो भी अर्थ से रिगार्डिंग एक्टिविटी होती है उसको कहा जाता है सिस्मिक एक्टिविटी। तो एनीथिंग जो अर्थ के मूवमेंट को बिल्कुल प्रिसाइजली रिकॉर्ड करता है उसको ही हम कहते हैं सेसिमोग्राम। अब सेसिमोग्राम जो होता है इस तरह से उसकी एक नीडल निकली रहती है और ये गोल से रोल होता रहता है, पेपर यहाँ पे रोल होता रहता है। जैसे ही अर्थ में कोई मूवमेंट होती है वो उसी मूवमेंट के हिसाब से यहाँ ग्राफ बनाता है। आपने ऐसे मूवमेंट देखे होंगे, ईसीजी करके एक मशीन होती है जो हार्ट के पल्स को देखती है, तो हार्ट का पल्स भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है, इन द सेंस वेव लेंथ होता है। अब ये जो इस तरह की फॉर्मेशन है ना, ये वेव्स होती हैं। अब वेव अगर नज़दीक है मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है, ठीक है। बेसिक है, थोड़ा सा आप समझने का ट्राई करो, इतना डिटेल में नहीं जानना है वैसे आपको। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप प्रैक्टिकली कैसे इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे मान लो आपने बड़ी जो व्हीकल्स होती हैं, जैसे आप ट्रक पकड़ लीजिए, आप ट्रेन को देखेंगे, तो जब आप अगर उसके नज़दीक में कभी खड़े रहेंगे जब वो मूव हो रही है तो हल्का सा, या बस होगी तो एक हल्का सा आपको वाइब्रेशन फील होता है। अभी क्यों फील होता है, उनका वेट ज़्यादा है और जब उनका डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी हम फील कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह की एनर्जी ना हर एक जगह रिलीज होती है, हम वॉक करते हैं उससे भी जनरेट हो रही है, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। अब ये देखो, इसको आपको अर्थक्वेक को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका अब ऐसा मत सोचना कि मैं जंप करता हूँ तो अर्थक्वेक आता है। हाँ, ऑफकोर्स आप उस एनर्जी को खुद भी फील कर सकते हो अगर आप किसी ऐसे सरफेस पे खड़े हो जाओ जिस पे आपको वाइब्रेशन फील हो, या आजू बाजू आप ऐसी कोई सामान रखो, जैसे आप किसी सरफेस पे स्टैंड हुए और वहाँ पे आजू बाजू आपने कोई लाइट चीज़ रखी, जब आप उस पर जंप करोगे तो वो चीज़ का वाइब्रेशन आपको फील होगा, ठीक है। अब देखो, देयर आर 7 प्लेट्स। एक है इंडो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका प्लेट, यूरेशिया प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड एंटार्क्टिका प्लेट। ये 7 प्लेट्स हैं, ठीक है। आपको आगे मूव करते हैं। अब जैसा कंप्रेशन फॉर्म होता है, ठीक है, या जैसा टेंशन फॉर्म होता है, उसके फॉर्मेशन के हिसाब से ही हम देखते हैं कि प्लेट का मोमेंट हो रहा है। इसके आगे का चैप्टर हम लोग सेकेंड पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू। Thank you guys for watching the video. If you guys like the video, do share it among other students as well. Subscribe to the channel